सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ गलतियों से बच के रहें। यदि इनमें से कोई आपने गलती की तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें यदि आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का या फिर प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि और भी जो हम वीडियोस लेके आते रहें वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले ये जान लें कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे जाके आपका अकाउंट बना होना चाहिए, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ई वीज़ा होता है। यहाँ पे आपको स्टिकर वीज़ा नहीं मिलता और आपको इसकी वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कुछ ऐसी बातें होती हैं, यदि आपने वो ध्यान नहीं दी और आपसे वो गलतियां हो गई देन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त होती है, क्योंकि जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें काफ़ी जगह पे येस और नो आता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन होता है और आपको उसका आंसर येस और नो में देना होता है। यदि आप नो देते हैं तो सिंपली आप अगले स्टेप पे चले जाते हैं, बट यदि आप येस करते हैं तो आपको और भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस तरीके से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ छूट सकती है यदि आपने ध्यान से वो क्वेश्चन नहीं पढ़े। यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया और उसका प्रॉपर आंसर आप नहीं दे पाए तो अगले जो उनके नेक्स्ट स्टेप्स पे जो क्वेश्चंस आने होते हैं वो नहीं आते और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें रह जाती है। एग्जाम्पल, यदि उसमें पूछा गया है कि आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया है और आपने नो कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में कभी ट्रैवल किया है तो आपको वहाँ पे आंसर यस और नो में देना होता है। यदि आपने नो करते हैं तो सिंपली आगे चले जाते हैं, बट यस करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कौन कौन सी कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। और बाय चांस आपसे ये मिस्टेक हो गई तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा और वहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्योंकि आप यदि अदर्स डॉक्यूमेंट में उन डॉक्यूमेंट्स को डालोगे, यदि आप ट्रैवल हिस्ट्री के प्रूफ अदर डॉक्यूमेंट में डालोगे, उससे आपका वीज़ा नहीं आएगा। आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होगी। वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो बड़े ध्यान से फिल करें, क्योंकि ये ई वीज़ा है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपसे ऑनलाइन पूछी जा रही है और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, फिर ही यस और नो में आंसर दें। यदि वो आपसे रेलेवेंट है तो उसको यस करें और जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आप जरूर दें। सेकंड चीज़ है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट क्वालिटी आपकी परफेक्ट नहीं है, रीडेबल नहीं है, वीज़ा अफसर उसे रीड नहीं कर पा रहा है अच्छी तरीके से। लाइक जैसे कई बार बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट आपकी रीडेबल नहीं है और अच्छी तरह से स्कैन नहीं हुई है, प्रॉपर स्कैन नहीं है। आपने मोबाइल से अपने फोटो खींची, उसी को आपने अपलोड कर दिया और वो अच्छी तरह पढ़ी भी नहीं जा रही, तो उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो बड़े ध्यान से आप प्रिपेयर करें, क्योंकि उनको जब आप स्कैन करेंगे तो हर एक डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर स्कैन हुआ होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से यदि स्कैन है तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीज़ा अफसर अच्छी तरीके से देख पाएगा। डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से देख पाएंगे तो आपके वीज़ा के चांस अच्छे रहेंगे, क्योंकि वीज़ा अफसर आपसे कभी दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। वो वीज़ा डिसीजन अपना दे देंगे यस और नो में जो भी होगा, पर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से स्कैन हुए होने चाहिए। यदि वो प्रॉपर तरीके से स्कैन है देन ही अभी आपके वीज़ा के चांस अच्छे रहेंगे। तो ये था एक प्रोसेस के बारे में। बट आगे है जो गलतियां होती हैं वो है आपके कवरिंग लेटर में। जब आप कवरिंग लेटर लिखते हैं तो आप अपनी आइटनरी बना रहे हैं, आइटनरी में ऐसी कंट्री कोई ऐड ना करें जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सके। आपने कोई ऐसी कंट्री ऐड की जिसका उस कंट्री के साथ कोई रूट नहीं बनता। नेक्स्ट चीज है कि आप जब अपना कवरिंग लेटर लिखें वो बड़े ध्यान से लिखें। कवरिंग लेटर में बहुत लंबा ना लिखें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना उसमें दें। कवरिंग लेटर में जो आपके मेन पॉइंट है सिर्फ वही लिखें। आप एक्सप्लेन करें अपने बारे में, आप ट्रिप पे क्यों जाना चाहते हैं और आप क्या रीज़न है आप वापस आएंगे, आपकी फैमिली टाइज कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे है। अपनी आइटनरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में लिख दें। आइटनरी के लिए एक अलग से पेपर साथ में लगाएं।
एक अपनी फाइल आइटनरी की अलग से लगा सकते हैं, बट कवरिंग लेटर को बहुत ज़्यादा लंबा ना लिखें। कवरिंग लेटर में जस्ट 1 बाय 1 ही उसमें पॉइंट लिखें और डे बाय डे के प्लान के लिए आप अलग से एक आइटनरी की फाइल बनाएं और उसको अपलोड कर दें, क्योंकि उससे वीज़ा ऑफिसर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आपका कवरिंग लेटर एक अलग होगा, आइटनरी का डॉक्यूमेंट एक अलग होगा, होटल बुकिंग एक अलग होगी। उससे एक तरीके से वेरीफाई होती हैं चीज़ें कि जो आप अप्लाई कर रहे हो, आपको अपना प्लान क्लियर है, आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हो, कहाँ स्टे करोगे, कौन सी सिटी में आप स्टे करने वाले हैं। तो कवरिंग लेटर में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखें, आइटनरी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट लगाएं। कवरिंग लेटर और आइटनरी को साथ लगाने की गलती ना करें। एक ही डॉक्यूमेंट में यदि आप लिखते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है और कई बार वीज़ा ऑफिसर इतना लंबा लेटर पढ़ने नहीं जाते हैं, वो आपकी प्रोफाइल देख के ही वीज़ा देने की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हर एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से लगाएं। सेकंड चीज़, जब आप अपनी सेविंग की स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो सेविंग की स्टेटमेंट 3 मंथ की जरूर लगाएं। कई बार बहुत गलती करते हैं कि वो 3 मंथ की नहीं लगाते, ओनली 1 मंथ की लगा देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने 1 मंथ में ही अपनी पेमेंट सारी उसमें की है, नया फंड है, तो वो 1 मंथ की फंडिंग लगा देते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को 1 मंथ की वीज़ा फंडिंग देते हैं तो हमें वीज़ा इजीली आ जाएगा। बट नहीं, मिनिमम 3 मंथ की स्टेटमेंट दें, चाहे आपका फंड न्यू क्यों नहीं है, बट स्टेटमेंट आप 3 मंथ की ही दें। साथ में अपना बैलेंस सर्टिफिकेट लगाएं। बैलेंस सर्टिफिकेट लगाने से कई बार क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपकी कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते, वो आपका जस्ट बैलेंस सर्टिफिकेट देके कि कितना बैलेंस है उसी के ब्याह पे वीज़ा दे देते हैं। तो उस केस में बैलेंस सर्टिफिकेट लगा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने बिजनेस या सैलरी के डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उनको भी अलग अलग सेपरेट फाइल में बना के लगाएं। कई बार जॉब डॉक्यूमेंट के नाम पे ही आपकी सारी फाइल एक ही हो जाती है, जिसमें मिस्टेक होने के चांस होते हैं। आपकी सैलरी स्लिप्स क्लियर नहीं हो रही है, आपका NOC उसमें क्लियर नहीं है, आपकी सैलरी स्टेटमेंट उसमें क्लियर नहीं है, तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अपनी जॉब के और बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्लियर लगाएं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपनी फाइलिंग में लगाएं। यदि अपनी फाइलिंग में आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाते हैं, चाहे वो बिजनेस के हैं, चाहे वो फार्मिंग के हैं, चाहे आपकी जॉब के हैं, चाहे आप रिटायर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, यदि आप विजिट कर रहे हैं अपनी फैमिली को तो स्पॉन्सरशिप आपकी साथ में लगी हो, स्पॉन्सरशिप के भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसमें हो, तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट यदि आपके पास होते हैं तो आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचें यदि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। यदि आप इन गलतियों को अवॉइड करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यदि अपनी एप्लीकेशन आप खुद नहीं कर सकते तो आप हेल्प लें अपनी एप्लीकेशन में किसी एक्सपर्ट की, तभी आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें। और यदि आपको हमारी हेल्प चाहिए वीज़ा अप्लाई करने में तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।